हेलो दोस्तों, नमस्कार। जय भारत माँ, जय हिंद। मैं हूँ कुणाल और आप हमारे साथ हैं हमारे चैनल हिंदुस्तानी कुणाल पर। तो हम आज बात करने वाले हैं भारत की महानता के बारे में। भारत महान क्यों है? कि हम सभी जानते हैं कि भारत महान देश है, लेकिन भारत महान क्यों है, आज हम इसके बारे में जानेंगे। तो किसी ने बड़ा अच्छी बात कही है कि ना पूछो जमाने को क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो सिर्फ ये है कि हम हिंदुस्तानी हैं। जय हिंद, जय भारत माँ। भारत महान क्यों है, इस बारे में मैं कई पार्ट में वीडियो बनाऊंगा। ये पहला पार्ट है और मैं वेदों के काल से लेकर प्रेजेंट 21st सेंचुरी तक के वीडियोस बनाऊंगा कि भारत महान क्यों है। तब से लेकर त्रेता युग से लेकर द्वापर और फिर इस समय का जो युग चल रहा है 21st सेंचुरी, मैं इस समय तक का वीडियो पार्ट्स में बनाऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, भारत की जो भौगोलिक स्थिति है, तीन तरफ से समुद्र है, अरब सागर, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी। तो ये अति सुरक्षित है और जो नॉर्थ में है वो हिमालय है। तो एक तो महानता का कारण ये हो गया कि इस पर कोई भी देश एकदम आक्रमण नहीं कर सकता है। तो इतना बढ़िया बना हुआ है भाई। विश्व में केवल भारत ही ऐसा देश है जहां 4 प्रकार के मौसम पाए जाते हैं। पहला सर्दी, गर्मी, बारिश और वसंत। भारत के अलग अलग प्रकार के मौसम के कारण ही इसका विश्व में सबसे अलग स्थान है। जैसे आप उत्तराखंड चले जाइए, हिमाचल प्रदेश चले जाइए, तो वहाँ पे ठंड आपको ज़्यादा मिलेगी। और जैसे आप राजस्थान चले जाइएगा और कई हिस्से हैं साउथ में, कई जगह हैं जहाँ आपको गर्मी ज़्यादा मिलेगी। और चेरापूंजी साइड चले जाइएगा तो आपको बारिश ज़्यादा मिलेगी। तो इतने अलग अलग भौगोलिक स्थिति हैं, इतना अलग अलग मौसम है हर जगह पे, देश के अलग अलग कोनों पर, कि जो ये कारण ये बताता है कि भारत कितना महान देश है। ऐसा किसी भी अन्य देश में नहीं है विश्व में। यूरोप में तो खास तौर पे नहीं है। जैसे हम लंदन में देखते हैं, यूके में देखते हैं, तो वहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, 6-6 महीने 8-8 महीने ठंड पड़ती है। तो भारत में ऐसा नहीं है। तो ऐसा लगता है कि भगवान ने और प्रकृति ने इस देश को बहुत ही फुर्सत से बनाया है। तो इसी बात पे जय भारत माँ। भारतीय संस्कृति के महान ग्रंथों वेदों के बारे में तो आप जानते होंगे। पहला ग्रंथ, सबसे प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है वेद। तो पहला वेद ऋग्वेद, जिसकी रचना भारतीय धरती पर ही मानी जाती है। फिर यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद आते हैं। तो ये तो हो गई वेदों की बात। चलिए हम आते हैं अब त्रेता युग, भगवान राम का युग, जो कहा जाता है भगवान राम का युग। तो हम उस युग की महानता के बारे में बता रहे हैं आपको कि उस समय विज्ञान कितना उन्नति पर था, कितने आविष्कार हुए, वो सब मैं आपको बता रहा हूँ संक्षेप में। जैसे राम सेतु के बारे में आप जानते होंगे। राम सेतु जो भारत को श्रीलंका से जोड़ता है, और ये बात आप गूगल मैप पे भी देख लीजिएगा। मतलब अभी तो पानी का स्तर थोड़ा ऊपर हो गया है समुद्र का, तो लेकिन आप गूगल मैप से अगर आप देखिएगा उसको, तो ऊपर से आपको दिखाई पड़ता है, पूरा राम सेतु बना हुआ दिखाई पड़ता है। तो ये पौराणिक बात के साथ एक साइंटिफिक बात भी है। साइंटिफिक इसलिए है, मैं इसलिए कह रहा हूँ साइंटिफिक है, कि उस टाइम का आर्किटेक्चर कितना उन्नत था, आर्किटेक्चर कितना हाई था कि पानी के ऊपर पत्थर बिछा के भारत को श्रीलंका से जोड़ा, और वो आज तक मौजूद है। तो त्रेता युग की एक बात ये हो गई। दूसरी बात मैं करना चाहता हूँ कि उस समय सब आप जानते होंगे कि त्रेता युग में पुष्पक विमान था। पुष्पक विमान के बारे में तो आप जानते होंगे, जो रावण के पास था, जो रावण ने अपने भाई कुबेर से छीना था। ऐसा पौराणिक ग्रंथों में लिखा हुआ है।
तो विमान की बात जब आती है, पुष्पक विमान की खास तौर से, तो इससे हम ये जानते हैं कि हमारा ज्ञान उस समय विमान भी बना लेता था, हम लोग विमान भी बना लेते थे, ये भारतीय संस्कृति में था। तो पुष्पक विमान से भगवान राम अयोध्या आए थे, तो उस समय पुष्पक विमान भी था। पुष्पक विमान से सिद्ध होता है कि हमारे पास विमान बनाने की भी विधि थी, हम उसकी जानकारी रखते थे, लेकिन इतिहास कहीं खो गया। जो विदेशी आक्रांता है आए यहाँ पर, विदेशी आक्रमणकारी आए, उन्होंने हमारे ज्ञान पर सबसे पहले चोट की, हमारा ज्ञान नष्ट कर दिया। ये बिल्कुल सत्य बात है। औरंगजेब जैसे जो लोग आए, बिल्कुल हमारा ज्ञान नष्ट कर दिया। हमारा प्यास विश्व स्तरीय ज्ञान था। चलिए अब आते हैं सिंधु घाटी सभ्यता पर। ये जो खुदाई हुई थी सिंधु घाटी सभ्यता की, उसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। उसमें 2,500 से 3,000 साल पहले, 2,500 से 3,000 साल पहले की जो चीजें मिली हैं, उससे पता चलता है कि तब वैज्ञानिक दृष्टि कितनी उन्नत थी और वैज्ञानिक उपकरण वहां से मिले थे। मतलब 2,500 से 3,000 साल पहले की चीजें मिली हैं। जो कार्बन डेटिंग हुई उन चीजों की, तो वो 2,500 से 3,000 साल पहले की मिली है। तब ना यूरोप था, ना अमेरिका था, जो आज का दावा करते हैं ये लोग कि हम बहुत उन्नत हैं, बहुत आगे हैं। तब ये लोग कबीलों में रहा करते थे और हम लोग उन्नत घर बनाकर रहा करते थे। घर मिले हैं वहां पर, आप देखिएगा, चाहिए तो सर्च कर लीजिएगा अगर आपको कोई डाउट हो। तो जब वो कबीले में रहा करते थे, तब हम घर बनाकर रहा करते थे। मैं प्राचीन समय की चीजों को साइंस और तर्क से जोड़ रहा हूं, जिससे लोगों का विश्वास पुख्ता हो कि हम कितने महान थे, भारत कितना महान था। तो चलिए प्राचीन समय के लोगों के बारे में बताता हूं कि उन्होंने क्या आविष्कार किए थे और विश्व उनसे कितना प्रभावित हुआ था। जो एक थे धन्वंतरी, जिनके बारे में आप जानते होंगे, नाम सुना होगा। और धनतेरस जो मनाया जाता है दिवाली से पहले, वो इन्हीं का जन्मदिन होता है, भगवान धन्वंतरी का। और ये आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। भगवान धन्वंतरी आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। और आयुर्वेद के बारे में तो आप जानते ही हैं कि आयुर्वेद क्या है। मेडिकल फील्ड का मैंने पहला एग्जाम्पल धन्वंतरी को बताया, जो भगवान विष्णु के अवतार भी कहे जाते हैं और इन्हें आरोग्य का देवता भी कहा जाता है। चलिए मेडिकल फील्ड की बात करते हैं, तो दूसरे जो हैं उनका एग्जाम्पल लेते हैं। सुश्रुत एक थे, महर्षि सुश्रुत, शल्य चिकित्सा के आविष्कारक महर्षि सुश्रुत कहे जाते हैं। शल्य चिकित्सा जो प्रेजेंट टाइम में जिसे ऑपरेशन कहा जाता है, तो उस ऑपरेशन के जनक भारतीय संस्कृति या भारत देश के महर्षि सुश्रुत ही है। इनका एक बहुत ही फेमस ग्रंथ है जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। और सुश्रुत संहिता में ही इनको विश्वामित्र का पुत्र कहा जाता है। जी हाँ, वही विश्वामित्र जो भगवान राम के गुरु थे। सुश्रुत, महर्षि सुश्रुत को उनका पुत्र माना जाता है। और इन्होंने भगवान धन्वंतरी, जो आरोग्य के देवता कहे जाते हैं, उनसे शिक्षा प्राप्त की थी। तो ये है भाई हमारी महान संस्कृति के कुछ उदाहरण। अच्छा, एक और उदाहरण लेते हैं। आप लोगों ने चरक संहिता का नाम सुना होगा। चरक संहिता पूरे विश्व में जो भी वर्तमान में चिकित्साएं हो रही हैं, जो भी उपचार हो रहे हैं, वो चरक संहिता के आधार पर ही हो रहे हैं। ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। मतलब यूरोपियन जो थे, एक तरीके से मैं कहूँगा, हमारी जो संस्कृति थी, हमारा जो ज्ञान था, उसको चुरा के उन्होंने
अपने यहाँ लागू कर दिया। तो मेन बात है कि एक तरीके से भारत का ज्ञान और विज्ञान नष्ट करने का पूरा प्रयास किया गया। तो चरक के बारे में बात करते हैं, महर्षि चरक। तो शरीर के सूक्ष्म अध्ययन के लिए जो वो ऑपरेशन करते थे उसका उल्लेख उन्होंने चरक संहिता में किया है। और ये आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता माने जाते थे और इनके पास सभी रोगों का निदान था। कई लोग मानते हैं ये कुषाण वंश के राज्य वैद्य थे। और एक बात और है कि 8वीं शताब्दी में इनका जो ग्रंथ है चरक संहिता, उसका अरबी में अनुवाद हुआ और अरब से वो पश्चिम के देशों में गया और फिर वहां से जो वर्तमान स्वरूप देख रहे हैं वो उसी का लागू किया हुआ है। उन्होंने थोड़ा सा मिला जुला के कर दिया, अपना नया जो लागू कर दिया। तो ये तो बात रही चरक संहिता की, और ये बात मेडिकल फील्ड की बता रहा हूँ। अगला जो फील्ड बता रहा हूँ वो है गणित, यानी कि मैथ। तो मैथ में, भारतीय संस्कृति में गणित में दो बड़े आचार्य हुए हैं, दो बड़े गणितज्ञ हुए हैं, या मैथमेटिशियन कहते हैं उसे। एक थे श्रीधराचार्य और दूसरे थे आर्यभट्ट। श्रीधराचार्य ने एलजेब्रा के, यानी कि बीज गणित, कई महत्वपूर्ण आविष्कार किए। ठीक है, उनके बारे में थोड़ी कम जानकारी है, इतिहास उनका मिटा दिया गया औरंगजेब के समय। और क्या हुआ भाई, इतना मुझे पुराना भाई जानकारी मिलती नहीं है। आप सर्च भी करें तो आपको जानकारी नहीं मिलेगी, केवल नाम उनका है और कुछ सूक्त वगैरह दिए हुए हैं। तो श्रीधराचार्य एक महान गणितज्ञ थे, भारतीय संस्कृति में पैदा हुए। और दूसरा, उनको तो आप जानते ही हैं, आर्यभट्ट। भारतीय सनातन भारतीय संस्कृति में आर्यभट्ट जैसा विद्वान हुआ हो, इससे श्रेष्ठ बात भारत के लिए और क्या हो सकती है। इनके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने जीरो का आविष्कार किया, जीरो के आविष्कारक कहे जाते हैं। इन्होंने कई ग्रंथ लिखे, दशगीत का, आर्यभट्टी तंत्र और आर्यभट्ट सिद्धांत। बाकी इस बात पर कई मतभेद है कि जीरो के आविष्कारक वास्तव में आर्यभट्ट थे। जी हाँ, आर्यभट्ट थे जीरो के आविष्कारक। हालांकि तर्क के अनुसार देखें तो कई लोग कह सकते हैं कि जीरो तो बहुत पहले से था। बिल्कुल था, जीरो बहुत पहले से था। महाभारत काल में जीरो था और सत्ययुग द्वापर त्रेता से लेकर जीरो था। इस बात से कभी इनकार नहीं किया जा सकता कि जीरो नहीं था। दुनिया को जीरो के बारे में असली ज्ञान आर्यभट्ट ने दिया। जीरो को प्रतिपादित आर्यभट्ट ने किया था, जीरो को फेमस आर्यभट्ट ने किया था। इसलिए आर्यभट्ट को जीरो का आविष्कारक कहा जाता है। और चूंकि भारतीय संस्कृति इतनी महान थी कि सब लोगों ने उसको स्वीकार किया, और हम भी स्वीकार करते हैं, आप भी स्वीकार करिए, और भविष्य में आने वाली पीढ़ी भी स्वीकार करिए। तो ये बात थी। और इनको खगोल विज्ञान का जबरदस्त ज्ञाता बताया जाता है। खगोल विज्ञान के बहुत बड़े ज्ञाता थे आर्यभट्ट। पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है, ये आर्यभट्ट ने बताया था। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ये आर्यभट्ट ने बताया था। अच्छा, एक विदेशी वैज्ञानिक हुए हैं कॉपरनिकस। कॉपरनिकस ने भी यही बताया था कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर घूमती है, अपनी धुरी पर घूमती है। लेकिन हमारे आर्यभट्ट ने ये बात कॉपरनिकस से तकरीबन 1000 साल पहले बता दी थी कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है। तो भाई ये तो बात रही हमारी भारतीय संस्कृति की कि कितनी महान है, कितनी उच्च है और कितनी श्रेष्ठ है। और पूरा विश्व क्यों भारतीय संस्कृति को इतना महान मानता है और क्यों भारतीय संस्कृति विश्व में इतनी आदर्श है। ज्ञान हो, विज्ञान हो, आविष्कार हो, हर चीज, हर क्षेत्र में भारत नंबर 1 रहा है, नंबर 1 है और नंबर 1 रहेगा। तो भाई ये मेरा पार्ट 1 वीडियो था, भारत महान क्यों है, इसका ये पार्ट 1 वीडियो है। मैं और पार्ट्स लाऊंगा
और उसके बारे में रिसर्च करूंगा और अच्छी जानकारी आप लोगों को दूंगा। तो कृपया आप शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। तो जय हिंद, जय भारत, जय भारत।